सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार के दम पर बना, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया। लेकिन फिर सिर्फ एक लड़ाई, बस एक लड़ाई के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की जीत और फिर सोच समझ की एक अविश्वसनीय गाथा। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर एक भयानक जंग किसी बेरहम विजेता को शांति का दूत कैसे बना सकती है? ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ इतिहास का नक्शा बदला, बल्कि एक सम्राट की रूह को भी झकझोर कर रख दिया। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य की नींव भी संघर्ष और कुछ कर गुजरने की आग में ही रखी गई थी। मौर्यों से पहले मगध पर नंद राजवंश का राज था। शक्तिशाली तो बहुत थे, पर उतने ही क्रूर भी, और इसी वजह से लोग उनसे खुश नहीं थे। बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक नौजवान और जोशीले योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और रणनीतिकार चाणक्य के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने की ठान ली। और उन्होंने ये कर दिखाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नंदों को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कहानी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सिर्फ स्थानीय राजाओं को ही नहीं हराया, बल्कि सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इस सिलसिले को जारी रखा और देखते ही देखते लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य झंडे के नीचे आ गया। और जब हम साम्राज्य या एम्पायर कहते हैं तो हमारा मतलब एक बहुत बड़े इलाके से होता है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई राजा अपने राज की सीमाओं को बहुत बहुत दूर तक फैला देता है तो वो एक साम्राज्य बन जाता है। और मौर्यों ने तो बिल्कुल यही किया था। अब एंट्री होती है चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक की। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, लेकिन एक राज्य था जो अभी भी आजाद था, और अशोक ने ठान लिया था कि उसे भी जीतना है। जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो पूरा पीला हिस्सा है ना, ये सब अशोक का साम्राज्य था। पर वो जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है पूरब में, कलिंग, वो आजाद था। अशोक के लिए ये एक अधूरा काम था जिसे पूरा करना ही था। और इसीलिए अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में अशोक ने अपनी पूरी ताकत के साथ कलिंग पर चढ़ाई कर दी। ये उसकी आखिरी जीत होने वाली थी। लेकिन इस जीत की कीमत इतनी भयानक होगी, ये अशोक ने सपने में भी नहीं सोचा था। कलिंग का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये इतिहास का वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी, कितनी डरावनी संख्या थी। जंग के मैदान का वो मंजर, वो तबाही, इसने सम्राट अशोक को अंदर तक बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। जब उन्होंने घायल सैनिकों को देखा, उन औरतों और बच्चों को देखा जिन्होंने अपनों को खो दिया था, तो उनका दिल दहल गया। ये कोई सैन्य जीत नहीं थी, ये तो इंसानों की सबसे बड़ी हार थी। और उसी पल, उस तबाही के बीच अशोक ने एक प्रण लिया। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी हथियार नहीं उठाएंगे। सोचिए, एक विजेता सम्राट के लिए ये कितना बड़ा फैसला था। जीत की प्यास अब पछतावा के आंसुओं में बदल चुकी थी। तो अशोक ने लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और शासन करने का एक नया तरीका अपनाया। एक ऐसा तरीका जो सैन्य जीत पर नहीं, बल्कि नैतिक जीत पर आधारित था, जिसे धम्म विजय कहा गया। अब ये धम्म क्या था? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। ये संस्कृत के शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप था। असल में ये कुछ नैतिक सिद्धांत थे जिनका मकसद था लोगों को एक अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। और इसके सिद्धांत बहुत ही सीधे साधे और प्रैक्टिकल थे। जैसे बड़ों का आदर करो, सभी जीव जंतुओं पर दया करो, और हाँ, अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। अशोक ने तो पूजा पाठ में जानवरों की बलि पर भी रोक लगा दी थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अशोक ने धम्म को अपनी सरकार की पॉलिसी का हिस्सा बना लिया, ताकि लोगों की जिंदगी सच में बेहतर हो सके। साम्राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक पिरामिड की तरह सेट था। सबसे ऊपर सम्राट, फिर प्रांत, जिले और आखिर में गांव। इस सिस्टम से ये पक्का हो जाता था कि राजा का हुक्म हर कोने तक पहुंचे। और वो हुक्म क्या थे? लोगों की भलाई के काम। अशोक ने सड़कें बनवाईं, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, मुसाफिरों के लिए कुएं और आरामगाह बनवाए। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। मतलब करुणा से भरा शासन। अपने इस मैसेज को हर किसी तक पहुंचाने के लिए अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए, जिन्हें धम्म महामात्य कहा जाता था।
ये लोग पूरे साम्राज्य में घूमते थे और लोगों को धम्म का रास्ता समझाते थे। तो अशोक के बाद इस महान साम्राज्य का क्या हुआ और क्या उनकी शांति की ये विरासत आज भी जिंदा है? इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। अशोक ने पक्का किया कि उनके संदेश सिर्फ हवा में न रह जाएं। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खोदवाया, जो आज भी पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। ये तो जैसे इतिहास की तरफ से भेजा गया एक सीधा मैसेज है। इनमें से सबसे मशहूर है सारनाथ का स्तंभ, जिसके ऊपर 4 शेर बने हैं। ये मौर्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। और यही विरासत आज भी हमारे साथ है। पता है कैसे? 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अशोक के इसी सारनाथ स्तंभ के सिंहों को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लेम बनाया गया। सोचिए, हजारों साल पुराना शांति और धर्म का संदेश एक नए देश की पहचान बन गया। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सका। उनके बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे और इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या किसी साम्राज्य के विचार, उसके आदर्श खुद उस साम्राज्य से ज्यादा जी सकते हैं? शायद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का वो सिंह स्तंभ इसका सबसे बड़ा जवाब है।